A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be solving competency focused practice questions English literature for class 12 ISC. Today we'll be taking two poems, that is Telephone Conversation and Death Be Not Proud. जिसमें जो first question है that is of telephone conversation that says that how has a speaker used dark humor in the poem टेलीफोन कॉन्वर्सेशन टू गेट द बेटर ऑफ द लैंड लेडी. मतलब कि वो बहुत ही नाइसली उस चीज़ को डील करता है जो क्वेश्चंस उसके ऊपर पुट अप होते हैं. तो वो कैसे करता है? व्हाट वर द रेसिस्ट क्वेरीज जो उसने पूछा था लेडी ने. हाउ डार्क, ठीक है, आर यू वेरी लाइट और वेरी डार्क, एंड द क्लेवर प्ले ऑफ वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर. और उस पर उसका क्या रिप्लाई था, कैसे वो खुद को कंपेयर करता. दीज थिंग्स यू हैव टू टेल. तो मूविंग टूवर्ड्स द आंसर पार्ट ऑफ दिस, तो द आंसर सेज दैट द लैंड लेडी हर्ल्ड रेसिस्ट क्वेरीज. हर्ल्ड मीन्स होता है कि जब कोई अचानक से बहुत सारे क्वेश्चंस थ्रो करता है एक साथ, ठीक है, एनीथिंग थ्रोइंग विथ फोर्स इज हर्ल्ड. तो शी वॉज थ्रोइंग रेसिस्ट क्वेरीज रिलेटेड टू रेसिज्म. दैट हाउ डार्क आर यू, लाइट और वेरी डार्क. नाउ दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन जिनको आप कोट्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो. एंड देन शी वॉज लेटर चेंजिंग द एम्फेसिस, आर यू डार्क और वेरी लाइट. कि मतलब तुम मुझे सीधे सीधे बता दो कि हाउ, वॉट इज़ योर फेस कलर, वॉट इज़ योर कॉम्प्लेक्शन, इज़ इट डार्क और वेरी लाइट कलर. आफ्टर हिज इनिशियल एंगर, पहले तो उसको बहुत गुस्सा आई वो जो स्पीकर था, ठीक है. उसके बाद स्पीकर इन द सेंस जो यहाँ पर टेनेंट के फॉर्म में फ़ोन कर रहा था. एंड डम फाउंडमेंट मीन्स ऑब्वियसली ही वॉज अमेज्ड एट द क्वेश्चन. एट लैंड लेडीज क्रूड रेसिस मीन्स वेरी रफ वेरी रूड क्वेश्चन जो थे उस पर. स्पीकर ने फाइनली अपनी वेव लेंथ को एडजस्ट किया, थोड़ा सा काम डाउन हुआ और उसने वापस से उस पर जवाब दिया. एंड ही हिट बैक द लैंड लेडी विथ सुपीरियर एरुडिशन एंड डार्क ह्यूमर. मतलब कि कुछ अलग लेवल के आंसर्स ही यूज टू टेल रिगार्डिंग ग्रेट नॉलेज, ठीक है. जैसे यूजिंग क्लेवर वर्ड प्ले ही ब्रिंग्स आउट द एब्सर्डिटी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. की कितना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा अजीब, कितना ज़्यादा स्ट्रेंज वियर्ड कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर वो दिखा रहा था. ही प्लेफुली डिस्क्राइब्स इज कॉम्प्लेक्शन. अब वो कैसे डिस्क्राइब करा अपने कॉम्प्लेक्शन को, जैसे वेस्ट अफ्रीकन सीपिया. नाउ दिस इज़ अ ब्राउन कलर, जैसे कि ओल्ड फोटोग्राफ्स में होता है, ठीक है. तो वैसे उसने खुद को डिस्क्राइब किया. दिस पोएम एंड ऑल दीज पोएम्स विच आर इन योर सब्जेक्ट दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू यू in the literature playlist, literature 2024 playlist you will find it, ठीक है. तो यहाँ पर तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि ये चीज़ें यू कैन राइट इट. डिटेल में यू वांट टू स्टडी, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 2024 एग्जामिनेशंस, sorry 2025 examination. He playfully describes his complexion as West African sapient and as an afterthought डाउन इन माई पासपोर्ट. कि जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स आती हैं वैसे आई लुक. ही वॉज एल्यूडिंग, ही वॉज हिंटिंग एट द फैक्ट कि दोज डेज जो पासपोर्ट फोटोग्राफ्स थी वो इंडीड इस कलर में थी, दैट इज़ रेडिश ब्राउन कलर में. ओके, देन ही करेक्टली अज्यूम्स दैट द रेसिस्ट लैंड लेडी डिड नॉट हैव द एरुडिशन. मतलब उसके पास इतना कह सकते हो कि उतनी बुद्धि नहीं थी उसके पास, उस लेडी के पास, कि वो ये समझ सके कि वेस्ट अफ्रीकन सेपिया कैसे होते हैं. तो ही डेलिबरेटली पॉइंट्स आउट इन टंग एंड चीक फैशन, मतलब कि एक आयरॉनिकल फॉर्म में उसने बोला दैट माई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस. ही सेज दैट थ्रू facially he may be a brunette, but palm of his hand and soles of his feet are peroxide blonde. Now these are the different shades of brown, light brown, darker brown, ठीक है. दिस दैट आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू इन द पिक्चर, शोइंग यू विद द पिक्चर्स कि ये कलर्स हो सकते हैं. तो वो कह रहे हैं कि ये और जो मेरा फीट का जो सोल वाला एरिया है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट कलर्स, अदरवाइज आई एम ऑफ डिफरेंट कलर. तो फाइनली ही एडमिट्स इन द मॉकिंग मैनर दैट फ्रिक्शन कॉज्ड फुलिशली बाय सिटिंग डाउन हैज़ टर्न्ड हिम इनटू बॉटम रेवन ब्लैक. ना वो कह रहे हैं कि अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीज़न मैं जो हूँ, एक वो जो काला कौआ होता है एकदम ब्लैक होता है, जैसे लाइक नॉर्मल क्रोज यू विल सी ना, तो दे आर यहाँ थोड़ा सा हिस्सा उनका लाइट ग्रे कलर का होता है, बाकी ब्लैक होता है. वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ही ब्लैक हो गया हूँ. एंड रेस एंड आइडेंटिटी आर टू फार कॉम्प्लेक्स टू बी रिड्यूस्ड टू अ सिंपल बाइनरी चॉइस. नाउ
अब हम उसको सिर्फ डार्क एंड लाइट में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड चीज़ें हैं. तो सेंसिंग कि लैंड लेडी वॉज अबाउट टू हैंग अप, ये सेंस करके कि लैंड लेडी बस अब फ़ोन कट करने जा रही है, ही गिव्स अ फाइनल प्ली कि आओ तुम मुझे आकर के यहाँ पर देख जाओ, यू कम एंड सी बाय योर सेल्फ कि हाउ डू आई लुक. और पोएट का ये जो फाइनल कंक्लूडिंग सेंटेंस था, इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगेंस्ट प्री जजिंग अदर्स from when they are different from ourselves. Okay, then the next question, that is question number 69, that says again of telephone conversation. Now this shows about to convey the emotional turmoil in the poem. वो कैसे होता है, how is it used in 150 words to convey the imagery, visual, ऑडिटरी ऑल्फैक्टरी इमेजेस को कैसे यहाँ यूज़ किया गया है और इन इमेजेस का मतलब क्या होता है. नाउ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बहुत डीप में इन केस व्हेन आई वाज टीचिंग तो कुछ चीज़ अगर मिस हो गई हो तो दिस यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर. अदरवाइज सो आई यूज़ एवरीथिंग जितना पॉसिबल. आई गेट इट, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट स्टिल यूज़ कीप अ पेन और गेट द प्रिंट आउट ऑफ दिस. ये हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज दिया है, तो वेर एवर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, तो क्या कहा गया कि जब लैंड लेडी जो है शी आस्क्ड अबाउट हिज स्किन टोन, ही वॉज फिल्ड विद डिस्गस्ट एंड एंगर. इमोशनल टर्मोइल उसका बताना है. क्या उसने रिएक्ट किया इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो आपको बताना है. नाउ वोल सोइंका हैज़ इफेक्टिवली यूज इमेजरी. कैसे कैसे इमेजरी उसने यूज़ की है, ये तीनों काइंड्स ऑफ इमेजरी यू हैव टू टेल. stench of rancid breath of public hide and speak. ठीक है, तो this is a quote that you can mention here. Now stench of rancid breath translates to the stink of stale breath, which possibly maybe in the case of जब हम टेलीफोन बहुत यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर it could be possible. अभी तो मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, बट अदरवाइज एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि when you use टेलीफोन booth तो उस टाइम पर the telephone that gives you a bad smell. ओके, बट हेयर इट रिफ्लेक्ट्स. यहाँ पर उसका क्या, वो तो लिटरल मीनिंग थी, यहाँ पर उसका क्या मतलब है, द नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ डिस्गस्ट फेल्ड बाय द स्पीकर. जब लैंड लेडी ने ऐसा सवाल किया तो स्पीकर के दिमाग में ये चल रहा था बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीलिंग्स जो उसके लिए थी, लैंड लेडी के अंदर थी. एंड द पोएट ऑल्सो मैंशंस रेड बूथ, रेड पिलर, रेड डबल टीयर्ड ओमनीबस स्क्वेल्चिंग एयर. Now these repetition of red and red at every level specifies the location of England, but it is also a symbol of speaker's anger. उसका गुस्से का भी ये symbol है. It squelching tar means वो जो roads बनाने के लिए that thick liquid that is used refers to the squishy sound with a double tiered omnibus makes when it goes over wet tar. ठीक है. And then, but at a deeper level, this star represents the dark-skinned people who have been historically persecuted. मतलब कि हमेशा से उनको गलत रखा जाता है. Now the image is suggestive of the anguish. This image suggests that there is anger and suffering for those who are oppressed by the racist. जब racism comments होते हैं तो उस टाइम पर these are the people who are suffering the most. The rapid succession of images it presents in a staccato fashion aptly captures the emotional turmoil. Now this ये जितने भी images वो बताता है वो सारी चीज़ें very clearly बताती है कि उसके दिमाग में बहुत सारा anger, बहुत सारा गुस्सा चल रहा है because the questions that have been asked from him. Okay, then the next part is Death Be Not Proud. Now in reference to the poem Death Be Not Proud, why should death not be proud? What is Donne's point about death? So you have to tell this here, that you have to write in your answer in about 150 words incorporating the following details. ठीक है, फर्स्ट वन, वाई द स्पीकर रिगार्ड्स डेथ एज वीक. आपको ये बताना है. अच्छा, ये तो पूरा उनसे थीम ही पूछ ली गई है, ऐसे समझो कि वो क्यों कहा जा रहा है कि डेथ यू डोंट बी प्राउड. तो यहाँ पर सी पोइट्री इज़ द ओनली थिंग जिसमें इफ़ यू गो फॉर समरी, सपोज करो कोई बहुत टिपिकल पोएम है तो उस पर इफ़ यू गो फॉर समरी दैट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड. तो ये जो डेथ बी नॉट प्राउड है ये इतनी डायरेक्ट पोएम है ना कि आप उसकी सिर्फ समरी पढ़ लो कि दैट विल ऑल्सो डू. ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि स्पीकर क्यों रिगार्ड कर रहा है डेथ को एज वेरी वीक कॉन्सेप्ट, एंड जो
पोएट है वो उसका मैसेज क्या है इस पर्टिकुलर पोएम के थ्रू. तो दैट टू थिंग्स यू हैव टू टेल हियर. तो द पोएम एजर्ट्स दैट डेथ के पास कोई रियल पावर्स नहीं है. दिस इज़ नॉट माइटी एंड ड्रेडफुल, बहुत पावरफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम उनसे बहुत ज़्यादा डरें. एंड इट इज़ नॉट एन ओवरवेलमिंग फियरफुल थिंग, और ये बिल्कुल भी फियरफुल डरने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है. इट इज़ डिसीव्ड इन बीइंग कन्विंस्ड दैट इट कैन ओवरथ्रो. हमें ऐसा लगता है दैट वी आर डिसीव, मतलब हम लोग के अंदर एक गलत फहमी है, छलावा है कि हम लोग कन्विंस्ड है इस चीज़ के लिए कि ये ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल अलग कर सकती है, ज़िंदगी ये छीन सकती है. बट एक्चुअली इट इज़ अ स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन. नाउ पीपल, यू कैन सी दैट समटाइम्स पीपल बच जाते हैं. मैनी चांसेस आर देयर. यू वुड हैव ऑल्सो सीन इन एनी ऑफ द वीडियोज़ कि हाँ द डेथ माइट हैव कम बट वो नहीं आ पाई. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्लेव. इट इज़ नॉट पावरफुल, नहीं तो वो ले ही जाती, बट इट इज़ एक्चुअली अ स्लेव. इट इज़ कम्प्लीटली एट द मर्सी ऑफ इम्पर्सनल एंड अनप्रिडिक्टेबल फोर्सेस. जो एनी सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, फेट, डेस्टिनी, ये जितनी भी चीज़ें इस वर्ड में घूम रही हैं उसकी ये एक स्लेव के जैसे है. इट इज़ हाइटेंड वर्जन ऑफ स्लीप. और हम इसको ये बोल सकते हैं कि दिस इज़, कह सकते हो कि स्लीप से थोड़ा सा ज़्यादा हाइटेंड वर्जन है उसका. रेस्ट ऑफ बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी. सोल्स डिलीवरी वेयर टू द नेक्स्ट फेज दैट इज़ द इटर्नल लाइफ. ठीक है, तो द आइडिया ऑफ अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप कॉन्स्टिट्यूट्स a sense of Donne's final lines in the poem. This is important, that one short sleep we wake eternally. थोड़ी सी हम लोग नींद करके then we go for going eternally. मतलब ये एक, कह सकते हो, एक ब्रिज है between the sleep and then we go eternally to the next life, that is to the heaven. Okay, फिर the next question, the last question as of today, says that with reference to John Donne's डेथ बी नॉट प्राउड, यू हैव टू शो कि डेथ को यहाँ पर कैसे पोर्ट्रे किया गया है एज अ स्लेव टू अर्थली एलिमेंट्स एंड नॉट एन ओमनीपोटेंट एंटिटी. मतलब कि दिस इज़ नॉट वेरी पावरफुल थिंग बट इट इज़ एक्चुअली अ स्लेव. तो ये कैसे बताया गया है? इट इज़ पावरलेस. हाउ? एंड इट इज़ पैसिव एंड सबसर्विएंट, कि ये सिर्फ कोई बहुत एक्टिव चीज़ नहीं है, ये दिस इज़ पैसिव एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ सर्वेंट विच हैज़ टू ओबे टू अदर एलिमेंट्स दैट आर इन द प्रेजेंट इन द अर्थ. ओके, तो द poem says that in the sonnet Death Be Not Proud, the poet has been painstaking, conscious means continuously struggling and telling the undermining powers of death. He asserts कि death जो है वो mighty and dreadful नहीं है. ठीक, any obviously एक ही question आएगा, अगर आएगा भी तो on the contrary it is poor, it is very poor and it is subject to human pity. It is a slave to chance, kings and desperate men. This is important quote जिसको आप पढ़ सकते हो. एक मिनट, ये बीच में क्यों आ गया है? जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हैज़ बीन सेड हियर एज death is subservient means it is subject to obey to enigmas of destiny जिसको कोई समझ नहीं सकता है, and to the unpredictability of fate, to the whims of powerful men. It is not a cause but an instrument. ये किसी चीज़ का रीज़न नहीं है, बट ये क्या है, ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है. डेथ is married to very mundane and miserable elements, that is पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस. उसी के जैसे ही ये भी होती है. इट इज़ नॉट ऑल पावरफुल ओवरवेलमिंग एंटिटी ऑल बाय इटसेल्फ, मतलब कि ऐसा कुछ भी ये नहीं है. देन मोर ओवर इट इज़ जस्ट वन शॉर्ट स्लीप, और ये कैसी, ये सिर्फ एक शॉर्ट स्लीप के जैसे है. दैट when we wake up to eternity. It is heightened version of sleep. This also you can write. जी, सुंदर सा डेथ बी नॉट प्राउड का 10-20 points you write it that are very important to you. ठीक है, whatever questions comes you can write that because उसमें बार बार वही चीज़ें जो हैं वो रिपीट की गई हैं.
तो it is a heightened version. It is just a reprieve of the physical selves of human beings whilst their souls move on to eternal life. मतलब कि when we move to eternal life, death is only just a medium of it. At best it is described as a inducer of sleep, कि वो सिर्फ एक इंड्यूसर है. जैसे इसको कंपेयर किया गया है पॉपी प्लांट से, दैट इज़ यूज फॉर इंटॉक्सिकेशन, एक ड्रग के फॉर्म में होता है. तो डेथ डज नॉट किल अस, इट विल जस्ट it is death itself which dies. Thou shalt die means it is not powerful at all. It has no power. It cannot determine its course of action. उसको ही नहीं पता होता कि उसको किस राह पे जाना है. It is just at the mercy of impersonal and unpredictable forces जो हो सकते हैं या नहीं हो सकते. And will die itself robs it of the aura of omnipotence. मतलब कि death will die itself, कि वो कहीं ना कहीं खुद ही एक हारी हुई चीज़ है. It is not ट्राइम्फेंट और अ विक्टोरियस थिंग. वो सिर्फ उसके पावर को कम करने के लिए यहाँ पर बताया गया कि डेथ यू योर सेल्फ डाई, यू कैन नॉट मेक अदर्स डाई बिकॉज अदर्स डोंट डाई, अदर्स गो टू इटर्नल लाइफ. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. Rest, two parts of this are left, that is Beethoven and Small Towns and Rivers. That will be done in the next video. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.